नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर 11वीं क्लास के वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग कृषि विज्ञान के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है कि एग्रीकल्चर जिसे हम कृषि विज्ञान कहते हैं, और इसके अंतर्गत अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप बहुत बड़ा है, ठीक है ना। आजकल के विद्यार्थी जो लोग हैं वो पूछते हैं कि सर हम एग्रीकल्चर विषय तो लेना चाहते हैं, क्या स्कोप है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा रोजगार हमें इसके माध्यम से मिलेगा, क्या मिल सकता है, कौन सी पोस्ट के ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट पर जा सकते हैं, और कम से कम हम कहाँ से एजुकेशन को लेकर के इसके अंदर कम से कम कौन से पद के ऊपर जा सकते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के अंदर, उनके पेरेंट्स के अंदर भी यही बातों को देख करके मतलब रहता है कि भाई वो जानना चाहते हैं कि इस विषय के चयन के उपरांत पढ़ाई करने के बाद में किस प्रकार से हम लोग जो है वो लाभान्वित हो सकते हैं। तो विद्यार्थी वर्ग के लोगों को इसके स्कोप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज हम किसी विषय को हम अध्ययन कर रहे हैं और उस विषय के बारे में अगर हमको जानकारी नहीं है और भविष्य के अंदर हम उस विषय को लेकर के अगर हम लाभान्वित नहीं होते तो हमारा जो विषय को चयन करने का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। इसलिए हमें पूरी तरह से ये जानकारी होनी चाहिए कि कृषि विज्ञान आज वर्तमान समय में हमें किस प्रकार से लाभान्वित कर रहा है। इसके अंतर्गत हम जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, जो हम आगे किसी भी रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या किसी इंडस्ट्रीज के अंदर जाना चाहते हैं, तो ये हमारे उद्देश्य के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो हम कृषि विज्ञान के क्षेत्र के अंदर जो उसका स्कोप है उसके अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहला इसके अंदर जो उद्देश्य है, जो इसका क्षेत्र है वो वैज्ञानिक खेती है। वैज्ञानिक खेती तो वर्तमान समय में हम काफ़ी लोगों को हम ऐसे प्रोत्साहन देते हुए देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि खेती के अंदर बहुत सारा हमको फ़ायदा मिल सकता है। और आज के जो विद्यार्थी वर्ग हैं अगर वो प्रशिक्षित होते हैं और एग्रीकल्चर विषय के अंतर्गत अगर वो शिक्षा प्राप्त करते हैं तो एक पढ़े लिखे एक किसान के लिए एक वैज्ञानिक खेती करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है और उसकी बारीकियों को सीखता है, प्रायोगिक तरीके से भी उसको सीखता है। तो यहाँ पर हम वैज्ञानिक तरीके से जो खेती की जाती है, जो कि उन्नत प्रकार की खेती होती है, और इसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक मापदंड को निर्धारित करते हुए हम इस प्रकार से खेती करें जिससे कि हम उन्नत फसलों को बो करके उससे उचित उत्पादन प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत हम तीन चीज़ों को हम यहाँ पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत फसल उत्पादन की हम बात करें, फसल उत्पादन की हम बात करें तो वैज्ञानिक तरीके से की जाने वाली जो खेती है उसके लिए पढ़ा लिखा होना और सारी चीज़ों को जानना, यानी कि खेती के अंतर्गत हम मृदा की तैयारी से लेकर के फसल की कटाई और उसके भंडारण तक की अगर अपन बात करें तो सभी चीज़ों में हमारा जो मापदंड है जो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए कि हम रोग नियंत्रण कर सकें, कीट नियंत्रण कर सकें, मृदा की तैयारी कर सकें और फसलों के अंदर उचित देखभाल के द्वारा जो हमको उत्पादन मिलता है वो गुणवत्ता वाला होना चाहिए। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा अपन करते हैं तो उसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम फसल उत्पादन जो कि वैज्ञानिक खेती के माध्यम से हमको प्राप्त होता है, तो उससे हमारी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी इसी पर निर्भर करती है, वो भी मजबूत होती है। दूसरा हम बात देखें इसके अंतर्गत तो फलोत्पादन, यानी कि फसल के बाद में हम फल के बारे में बात करते हैं, तो फलोत्पादन यानी फल का उत्पादन, ठीक है ना। तो फल उत्पादन के क्षेत्र में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र में भी कार्य करके हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। फसल उत्पादन के द्वारा हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और ये हम हमारे खुद के
निजी व्यवसाय के रूप में हम इसका चयन कर सकते हैं। हमारे पास अगर जगह मौजूद है, कृषि योग्य भूमि अगर हमारे पास मौजूद है, तो हम वहाँ पर फसल उत्पादन कर सकते हैं, फलोत्पादन कर सकते हैं। फलदार वृक्षों का हम सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम उसको लगाएं तो हमको इसकी गुणवत्ता और इसका उत्पादन भी हमको बहुत बड़े पैमाने पर मिल सकता है। तीसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पर पशुपालन की, क्योंकि खेती के साथ ही पशुओं को पालना जो मिश्रित खेती का, ठीक है ना, मिला जुला भाग है। यानी कि जब हम कृषि के साथ हम पशुओं को पालते हैं तो इस प्रकार की खेती को पशुपालन कहते हैं। पशुपालन के अंतर्गत हम ऐसे पशुओं का चयन करते हैं जो कि हमें लाभ, उनसे मिलने वाला जो उत्पाद है, जैसे दुग्ध है ना, ऊन है, ठीक है, मांस है, ठीक है ना, और खाद्य सामग्री जैसे अंडे हैं, तो अंडा है, मांस है, इनके उत्पादन के लिए भी हम क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं। पोल्ट्री की बात करें अपन तो वो भी इसके अंतर्गत रखा गया है अपन। और मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, रेशम कीट पालन है। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से हमको क्या मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। और हर क्षेत्र के अंदर चाहे कोई भी है तो इन सब के लिए अनुसंधान का कार्य भी किया जाता है। तो अनुसंधान के कार्यों के लिए वैज्ञानिकों की आवश्यकता भी पड़ती है, ठीक है ना। तो ASRB की बात अपन करते हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ASRB, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के माध्यम से जो वैज्ञानिकों का चयन किया जाता है, ठीक है ना, और उन वैज्ञानिकों को अनुसंधान विभाग के अंदर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो वहां पर भी हमारे लिए रोजगार के अच्छे अवसर मिलते हैं। तो हम पशुपालन के माध्यम से डेयरी उद्योग का संचालन कर सकते हैं, फलोत्पादन कर सकते हैं, फसल उत्पादन कर सकते हैं। इन सबसे हमको क्या मिलती है ना, आमदनी मिलती है। और इस आमदनी से ही हमारा जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। हमारे भारत के परिवेश के अंदर इन तीनों चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हम विद्यार्थियों को इस प्रकार से हम उनको शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें और आगे चल करके वो रोजगार के लिए एक हिस्सा बन सके। तो स्कोप को जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर वैज्ञानिक खेती के बाद में सेवा का क्षेत्र, यानी कि सर्विस, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र भी जो है वो कृषि विज्ञान का एक क्षेत्र है, एक स्कोप है। तो इस सेवा के अंदर हम कहाँ कौन सी सेवा कर सकते हैं, जैसे हम कृषि प्रसार की बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, कृषि प्रसार, ठीक है ना, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो कृषि प्रसार के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे विभाग है, अनुसंधान का जहाँ कार्य होता है या कृषि से संबंधित जो भी जानकारी हमको, जो हम जानकारी जुटाते हैं, उनको उस अनुसंधान क्षेत्र से लेकर के उस खेत के अंदर जो किसान है जहाँ पर वो कार्य कर रहा है उस किसान तक उस सारी जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए हम कृषि प्रसार के अंतर्गत हम सेवा कर सकते हैं। और इसके बाद में हम दूसरा देखें तो कृषि प्रसार के साथ साथ हम क्या करते हैं, कृषि उत्पाद कंपनी। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि कृषि के माध्यम से जो उत्पादन मिलता है, कृषि उत्पादन कंपनी, यानी कि जो कृषि करने के उपरांत हमें जो फसल उत्पाद मिलता है उस उत्पाद का हम प्रोसेसिंग करके उसको नए रूप में बदल देते हैं। उनको खाने पीने के योग्य जो वस्तुएं हैं उसके अंदर बदल करके हम उसको बाजार में विपणन के लिए उसको भेज देते हैं, उसकी बिक्री के लिए भेज देते हैं। तो ये कंपनियां जो हैं वो औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर स्थापित की जाती है। और ऐसी छोटी मोटी कंपनियां हम खुद भी लगा सकते हैं। सरकार हमको ऐसी कंपनी को लगाने के लिए हमें लोन देती है, सब्सिडी देती है। और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। अगर पढ़ा लिखा कृषि विज्ञान से संबंधित विद्यार्थी है तो वो बेरोजगार नहीं रह सकता है, किसी भी हालत में वो बेरोजगार नहीं रह सकता है। लेकिन अन्य क्षेत्रों के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर प्रतिस्पर्धा की जो मान्यता अपन देखें तो प्रतिस्पर्धा कम है और हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में एक प्रकार का उपक्रम बन सकता है ना। और कृषि उत्पादन कंपनी के माध्यम से वो
हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको अंदर सुधार लाने का एक हिस्सा बन सकता है। सेवा क्षेत्र करके, यानी कि हम ये सेवा का काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर जो है वो कृषि जो है उसके माध्यम से हम लोगों के 2 वक्त का भोजन जुटाने के लिए हम कार्य करते हैं। एक प्रकार का सेवा का क्षेत्र है और ये साथ ही साथ कृषि व्यवसाय के रूप में भी हम इसको देखते हैं। तो इसके माध्यम से हम आने वाले समय में इस सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत हम विद्यार्थियों को और लाभान्वित कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कृषि शिक्षण। तो कृषि शिक्षण के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि आज के समय में जो विद्यार्थी है वो कृषि विषय का चयन करते हैं। तो विद्यालय स्तर पर अगर अपन उनकी बात करें तो जहाँ पर 11th 12th के अंदर इस विषय को लेकर के विद्यार्थी 2 वर्ष का अपना शिक्षण कार्य पूरा करता है और उसके बाद में वो 12th पास आउट जो विद्यार्थी है वो कृषि पर्यवेक्षक के पद के लायक बन जाता है और कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो काम है वो करने के लिए योग्य हो जाता है और गांव के जो पटवारी होते हैं उनके साथ में मिलकर के इसका काम किया जाता है। और साथ ही साथ हम कृषि शिक्षण के उच्च स्थानों की अगर अपन बात करें, यानी कि जैसे वो स्नातक है, स्नातकोत्तर है ना, अनुसंधान और डॉक्टरेट है इसके अंतर्गत, और कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए रिसर्च के लिए वो अपना शिक्षण कार्य पूरा कर सकता है। तो इस शिक्षण संस्थाओं को भी स्थापित किया गया है और इन शिक्षण संस्थाओं के अंदर कॉलेज के विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की जो पढ़ाई कराने के लिए शिक्षकों की जो भर्ती होती है, जो आवश्यकता होती है, उसके अंदर भी हम विद्यार्थियों को क्या कर सकते हैं, इस सेवा क्षेत्र के अंदर लाभान्वित कर सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं कृषि अनुसंधान क्षेत्र की। कृषि अनुसंधान क्षेत्र। तो कृषि अनुसंधान क्षेत्र जो है ये क्षेत्र जो है रिसर्च फील्ड के अंदर भी हम विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इतना विशाल इसका विस्तृत क्षेत्र है कि इसके अंतर्गत हम जैसे मान लो हम केवल मसाला शोध संस्थान की बात करें, ठीक है ना, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान की बात करें अपन, है ना, गन्ना शोध संस्थान की बात करें अपन, है ना, तो ऐसे मसालों के ऊपर भी रिसर्च का काम होता है, फसलों के ऊपर भी क्या होता है, रिसर्च का काम होता है, फलों के ऊपर भी रिसर्च का काम होता है। फल, सब्जी, फूल, जितनी भी जो भी चीज़ें हमारे उपयोग में आने वाली है उन सब के ऊपर रिसर्च का काम होता है और रिसर्च के काम के लिए वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है। तो हमारी जो एजुकेशन है उस एजुकेशन के माध्यम से हम जब एमएससी करने के बाद में, मास्टर ऑफ साइंस करने के बाद में हम इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। नेट आईसीएआर से हम क्लियर करके हम इस क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं, प्रवेशित हो सकते हैं। और एएसआरबी यानी कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से भी हम जा सकते हैं। और आईसीएआर जो है, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से जितने भी कृषि अनुसंधान क्षेत्र खोले गए हैं, जितने भी केवी के खोले गए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए, और इनके माध्यम से अब जैसे काजरी है, काजरी, ठीक है ना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान क्षेत्र संस्थान जो है, तो यहाँ पर, और आफरी है, AFRI, ठीक है ना, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये ऐसे संस्थान हैं जो ICAR के द्वारा स्थापित किए गए हैं और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इनको स्थापित किया गया है, जहाँ पर रिसर्च का काम किया जाता है और रिसर्च को करने के लिए वहाँ पर वैज्ञानिकों की नियुक्ति की जाती है। उनके अंडर में तकनीकी अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, और ये तकनीकी अधिकारी T1, T2, T3, T4 इस तरह से इनको टेक्नीशियन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लेवल पर रखा गया है और यही वैज्ञानिकों के सहयोग करते हैं, उनके साथ रह कर के रिसर्च का काम करते हैं। जब कोई रिसर्च कामयाब हो जाती है तो या उन बीजों के ऊपर जो उन्नत प्रकार के बीज बनाए जाते हैं, उन बीजों को तैयार करके हम आगे उनको किसानों तक मुहैया करवाएं।
तो ये सारा काम कृषि के क्षेत्र में होता है। और कृषि अनुसंधान क्षेत्र केवल फसल के लिए, फल के लिए या पशुओं के लिए ही नहीं है ना। इसमें फसल के ऊपर भी अनुसंधान होता है, फलों के ऊपर भी अनुसंधान होता है, पशुओं के ऊपर भी होता है, उनके बीजों के ऊपर भी अनुसंधान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम बीज उत्पादन क्षेत्र की बात करें, बीज उत्पादन के ऊपर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। दूसरा हम इसके ऊपर क्या करते हैं, पादप रोग नियंत्रण के ऊपर, पादप रोग नियंत्रण, यानी कि जो प्लांट पैथोलॉजी है, उस प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत हम देखें तो पादपों के अंदर जितने भी रोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, कवकों के संक्रमण के कारण होते हैं। तो प्लांट जो अफेक्टेड होता है वो फंजाई के कारण होता है। मोस्टली जितनी भी डिजीज है वो प्लांट के अंदर, उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो फंगीसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, ठीक है ना, इनका निर्माण करना और उनको किस मात्रा के अंदर बनाना और किस प्रकार से उसका छिड़काव करना, इसका अनुसंधान किया जाता है ताकि उन पादप रोगों पर नियंत्रण पाया जा सके। और इसके बाद में आता है कीट नियंत्रण, क्योंकि कीट भी क्या करते हैं, हमारे फसलों को चौपट करते हैं, खा करके उनको नष्ट कर देते हैं। और कीड़ा जब लग जाता है तो वो फसल खराब हो जाती है। तो कीटों के नियंत्रण के लिए कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं, ठीक है ना, उनके निर्माण और उनके ऊपर अनुसंधान किया जाता है। और ये अनुसंधान का कार्य जो है वो कृषि विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इससे भी हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों को लाभान्वित करते हैं और इन क्षेत्रों में विद्यार्थियों को रोजगार पाने की असीम संभावना है। और इसी के साथ हम वीडियो को अगले वीडियो के अंदर इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।